मैडम, एक गवर्नर साहब है, राज्यपाल हैं गुजरात के और महाराष्ट्र के, वो जहर मुक्त थाली की बात करते हैं। अभी जैसे जी। आपने कहा कि फर्टिलाइजर यूज करते हैं जिसके कारण नुकसान वहाँ तो होता ही ज़मीन में। देखिए 1 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है ना मिट्टी की, उसको बनने में 500 से लेके 1000 साल तक लग सकते हैं। नेचुरल प्रक्रिया 1 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉयल बनने में, और वो सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों से पूर्ण होती है। उसमें सूक्ष्म जीव भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एक तो जब पराली जलाते हैं, आपने कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया उसको, सारे सूक्ष्म जीव मर गए उसमें से। केंचुए, किसान मित्र जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे मर जाते हैं। तो ये तो नुकसान है ही है। आजकल टेक्नोलॉजी भी ऐसी आ गई है कि पराली के साथ रहते रहते भी खेत में सोइंग की जा सकती है। किसान के साथ समस्या ये है कि वो जब अपनी फसल काट लेता है तो वो जो पराली बच जाती है तो उसको जल्दी से सोइंग करनी होती है। अगर उसको मैनेज करने लगे तो लेबर लगती है, उसका खर्चा बढ़ जाता है। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ ना कुछ पहल की है, पराली का भी एक कीमत रखी है ताकि किसान को बोझ ना लगे, और उसकी मैनेजमेंट में अब तो काफ़ी प्रयास हो रहा है और किसान भी शायद अवेयर हो रहा है कि भाई आखिरकार अगर उसी खेत में जलाओगे तो आपकी जो ज़मीन है नुकसान तो उसी को पहुंचेगा, जिससे आपको अगली फसल भी लेनी है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं। जहाँ तक जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो इसका असर हम सब के ऊपर है किसी ना किसी रूप में। ज़्यादातर अखबारों की सुर्खियाँ बनता है किसान की हालत, लेकिन जल और हवा, हर चीज़ जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से हम सब पर असर डालता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो हैं डॉक्टर विनीता हुड्डा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। तो मैडम तक घनी बात कराएंगे हम जलवायु परिवर्तन के बारे में, और इसका क्या कारण है और क्या इसका असर हमारे आम जन जो हमारा जीवन है उस पर क्या असर पड़ रहा है। मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, तो आप बॉटनी के प्रोफेसर हैं जी। और जलवायु परिवर्तन जो है इसका असर तो हम देख ही रहे हैं मैडम। तो मतलब आपका सब्जेक्ट जो है वो कैसे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, क्या स्टडी करते हैं आप? देखिए, हम अलग अलग ये कंपार्टमेंटलाइजेशन तो हमने सब्जेक्ट्स में की हुई है कि एनवायरनमेंट साइंस है या बॉटनी है। असल में तो एक पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बिना एनवायरनमेंट के ना तो हम प्लांट्स की बात कर सकते हैं, ना हम एनिमल्स की, और ना ही हम पृथ्वी पे जीवन की बात कर सकते हैं। तो ये तो सभी के लिए एक बहुत ही असेंशियल सी चीज़ है, बेसिक चीज़ है एनवायरनमेंट। तो जलवायु परिवर्तन का नाम तो बहुत सुने, तो पूरे विश्व में इसके बारे में चिंता जाहिर की जाती है और सेमिनार होते हैं और बहुत सारे वर्कशॉप होती हैं, बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, रिसर्च हो रहे हैं, अखबारों में भी बहुत आ रहे हैं। मैडम, क्या है ये जलवायु परिवर्तन? देखिए, इसको हम ऐसे समझें कि एक तो टर्म है वेदर, मौसम। आज मौसम कैसा है, आज टेम्परेचर कितना है, आज क्लाउडी है, सनी है, किस तरह का है। तो डे टू डे बेसिस पे जो हम लोकली एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारा वेदर हो गया, मौसम कैसा है। लेकिन जब एक लॉन्ग टर्म में इस मौसम में हम एक बदलाव देखते हैं, एक ट्रेंड देखते हैं कि या तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म में बदलाव हम वेदर पैटर्न में नोटिस कर रहे हैं, इसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जो एक बहुत सारे सालों की स्टडीज़ में एक ट्रेंड जो सामने आता है निकल के, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे हम बात करें कि पिछली शताब्दी में अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री था तो शताब्दी के अंत तक आते आते वो 14.6 डिग्री हो गया। तो हम कहेंगे कि दिस इज़ क्लाइमेट चेंज, की वो 0.6 डिग्री टेम्परेचर पूरे 100 सालों में जाके बढ़ा है। जबकि हम इस शताब्दी की बात करें, अभी 21वीं सदी की बात करें, तो अभी 26वें साल में हमने प्रवेश किया है, लेकिन अभी एवरेज टेम्परेचर 14 से बढ़ के 15.6 हो गया है। यानी पहली शताब्दी के अंत तक वो 14.6 था, अभी
25 सालों में वो 15.6 हो गया है, 25 सालों में 1 डिग्री बढ़ गया है। तो सुनने में ये टर्म बहुत बड़ी नहीं लगती है कि 1 डिग्री बढ़ा है या 1.56 डिग्री बढ़ा है, लेकिन इसके असर बहुत होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे गर्मियाँ हम सभी देख रहे हैं कि गर्मियाँ लंबी होती जा रही हैं, गर्मी होती भी ज़्यादा जा रही है। 2024 को कहते हैं कि सबसे हॉटेस्ट ईयर था, और अभी भी आप देख रहे हैं कि मार्च के शुरू में गर्मी आ गई थी, फिर से वेदर चेंज हो गया, फिर से वापस से थोड़ी सी ठंड आ गई है, मौसम ठीक हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, बारिश कभी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है, सर्दियाँ छोटी होती जा रही हैं। तो एक लॉन्ग टर्म चेंज आता जा रहा है, एक पैटर्न है हमारे पास। तो बहुत सारे इसके साक्ष्य हैं कि क्लाइमेट हमारी चेंज हो रही है। सबसे बड़ा साक्ष्य तो यही है कि एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ की सरफेस का, वो बढ़ता जा रहा है। मैडम, ये टेम्परेचर बढ़ता ही क्यों, कम क्यों नहीं हो रहा? हम तो सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसके कारण जो है ये गर्मी भी बढ़ रही है। बढ़ी क्यों रही है, कम क्यों नहीं हो रही है? देखिए, जैसे आप सर्दियों में कंबल ओढ़ के बैठते हैं कि अंदर की जो गर्माइश है वो बाहर ना जा सके, ऐसे ही पृथ्वी के चारों ओर भी एक गैसों का कंबल है। गैसेस अच्छा। हैं, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। तो ये सारे एक कंबल का काम करते हैं। ये अर्थ की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते, जिससे कि अर्थ पे जीवन को सपोर्ट करने लायक तापमान बना रहे। अगर ये गैसेस रूपी कंबल हमारे वातावरण में नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, वो उस पे फिर लाइफ नहीं रह सकती है। तो लाइफ के अनुकूल तापमान रखने के लिए इन गैसेस का होना बहुत ज़रूरी है, और ये कभी से ही है, तभी पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाया है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन, इनकी क्वांटिटी, इनकी मात्रा वातावरण में बढ़ती जा रही है। और वो ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, जो हमारी ओवर डिपेंडेंस है, कोल पे हो गई, पेट्रोल पे हो गई, डीजल पे हो गई, गैसेस पे हो गई। तो इन सब के, या फिर जैसे पराली जलाना है या वृक्षों को काटना है। वृक्ष जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत सोखते हैं, अगर आप उन्हें काट देंगे तो हमने एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक कोई नहीं रहा, हमारे पास सोर्सेज ही सोर्सेज हैं। फिर तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गई है वातावरण में। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम है गर्मी को अर्थ पे रोकना, इसलिए जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही ज़्यादा अर्थ हमारी गर्म होती जाएगी। तो मैडम, जब ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जैसा कि आपने कहा कि शुरू में गर्मी आ गई थी और आज 25 मार्च 2026 है, और आज देखिए आप, हम गर्म पानी से नहा रहे हैं, रात को एक कंबल लेके सो रहे हैं, और कुछ दिन पहले हम पंखा चलाने का नौबत आ गई थी ठंडे पानी से। एक तरह से होली अगर निकल गई ठंडे पानी से तो हम निकल लिए, अब दोबारा ये जो मौसम में फ्लक्चुएशन है, क्या ये भी जलवायु परिवर्तन ही कारण है? जी बिल्कुल, उसके असर ही हैं ये सब जो हमें दिखाई दे रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो हम कहते हैं इंडिकेटर है जलवायु परिवर्तन का, वो है अनप्रिडिक्टेबल वेदर। हम ये, जैसे पहले हम प्रिडिक्ट कर लेते थे कि अब इतने महीने गर्मी रहेगी, फिर बरसात के कुछ महीने आएंगे, फिर सर्दियां होंगी। अब ये है कि थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे ऑलरेडी गर्मी के महीने बढ़ते जा रहे हैं, टेम्परेचर भी उन दिनों में ज़्यादा होता है, गर्मियाँ लंबी और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही हैं। बारिश जो है वो बेमौसम बरसात भी हो जाती है। अभी गेहूं की फसल के लिए ये सही नहीं था जो बारिश हुई, फिर भी बारिश हुई। तो ये एक इंडिकेटर्स ही हैं दैट कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है वातावरण में, जिसके कि ये परिणाम है जो हमारे सामने इस रूप में आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी बरसात हुई, फिर उस साथ में विंड भी आई, इसके कारण जो किसानों की खड़ी फसल थी गेहूं की, वो बिछ गई है। यानी किसानों को तो कहते हैं ना कि खड़ी फसल जो है ना वो नुकसान हो रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन ही है, और इसमें किसान क्या कर सकता है? एक तो भुगत रहा है, वो सफ़र कर रहा है, इसके अलावा क्या कर सकता है वो? देखिए, ये समझने की बात है, प्रकृति के आगे तो हम सब बेबस हैं। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या कैलेमिटीज़ हैं, उनका तो सिवाय उनको सहने के हमारे पास कोई और रास्ता होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि लॉन्ग टर्म में एक तो हम ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा वातावरण में बढ़ रही है। तो इसमें हम ये है कि एक तो हम ऐसे कदम उठाएं जिससे ये
आगे बढ़ने से रुके। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑलरेडी चेंजेस हो गए हैं भाई, अब हम उनमें अपने आप को अडेप्ट कैसे करें। अडेप्टेशन एक ऐसी चीज़ है, जब तक कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, जब तक अपने एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तब तक उनका जीवन मुश्किल रहेगा। क्या सभी प्रभावित है मैडम इससे? जो पृथ्वी पर रहते हैं, आपा इंसान तो हैं ही, उसके अलावा क्या पशु पक्षी या सब प्रभावित हैं इससे, जितने भी लिविंग बींग्स हैं? सभी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मुझे लग रहा है कि हम ह्यूमन बींग्स तो बिकॉज ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड बिकॉज ऑफ आवर एबिलिटी टू यूज़ देम, उनको हम यूज़ कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को, तो हमारे ऊपर तो इम्पैक्ट सबसे कम है इस चीज़ का। ऑन एवरेज हर एक प्रति घंटा एक स्पीशीज लुप्त हो रही है पृथ्वी पे से। अच्छा, सिर्फ जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो आप ये देखिए, एक पूरे साल भर में हम कितनी स्पीशीज को खो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रही है। वो कभी हमें, दिस इज बायोडाइवर्सिटी लॉस इसे हम कहते हैं साइंस में। तो ये इतना बड़ा इशू है कि, लेकिन जहाँ इकोनॉमिक्स आ जाए, फ़ायदे नुकसान की बात आ जाए, जहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाए, जहाँ कंफर्ट की बात आ जाए, मुझे लगता है वहाँ पे एनवायरनमेंट हमारा कहीं बहुत पीछे रह जाता है। अच्छा मैडम, एक बात बताओ, आप तो बॉटनी के प्रोफेसर हो, क्या पेड़ पौधे लिविंग बींग है? जी बिल्कुल। हमने पढ़ा है। जी, मैं तो साइंस ग्रेजुएट हूँ, हमने पढ़ा है। पेड़ पौधे हमसे कहीं ज़्यादा सशक्त हैं। हम तो मूव कर सकते हैं, हमारी सबसे बड़ी एबिलिटी है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बरसात है, गर्मी है, सर्दी है, हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधे तो जहाँ जिस हालत में हैं, अगर वो मिट्टी में है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, मिट्टी में सॉल्ट ज़्यादा है, तेज़ आंधी है, बारिश है, धूप है, उन्हें तो सब कुछ सहना है और वहीं पे रहना है, और वो रहते हैं और सरवाइव करते हैं। तो हमसे तो कहीं ज़्यादा सशक्त हैं पेड़ पौधे। सिर्फ लिविंग होने की बात नहीं है, उनकी अडेप्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता हमसे कहीं ज़्यादा है। उन्हें तो सिर्फ ये है कि इंसान उन्हें छेड़े ना, तो वो तो बहुत खुश हैं अपने आप में, वो बहुत फ्लरिश करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन का पेड़ों की स्पीसीज के ऊपर भी कोई असर है? जैसे स्पीशीज़ लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस मैंने बताया है, इसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं। उनकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो कि हम लूज़ करते जा रहे हैं। उसका एक दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ये भी है कि हम ना कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम ऐसी वैरायटीज़ हैं जो किसान उगाना पसंद करते हैं जी। तो उसमें उन्होंने कुछ स्पीशीज़ को सेलेक्ट कर लिया कि जिसे वो उगाएंगे। जैसे वीट की है, वीट की कुछ पॉपुलर वैरायटीज़ है जो कि किसान उगाता है और जो मार्केट में आती हैं। वीट तो हज़ारों साल से है, उसकी तो बहुत सारी वाइल्ड वैरायटीज़ हैं। तो अगर हम उन्हें कहीं सेव नहीं करेंगे, उन्हें उगाएंगे नहीं, तो हम बहुत बड़ा एक जीन पूल, वो स्पीशीज़, वो बायोडाइवर्सिटी लॉस ही है, उसे खो देंगे। और ये सिर्फ गेहूं के साथ नहीं, ये हर एक किस्म के साथ है, हर एक वैरायटी के, हर एक क्रॉप के साथ है कि हमारा ध्यान केवल कुछ ही वैरायटीज़ पे केंद्रित है, बाकी जितनी उनमें डाइवर्सिटी है वैरायटीज़ में, उनके ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है। मैडम, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, आपका बैकग्राउंड भी गांव से है, और जिस एरिया में अभी हम बैठे हैं ये भी आसपास सारे गांव से घिरा हुआ है। आजकल गांव में ना एक बड़ी पिक्यूलियर सी सिचुएशन है जहां पर वाटर टेबल ऊपर हो गया है। मतलब एक तरफ वाटर स्कैर्सिटी है, दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग का इशू है। यानी कि पानी इतना ज़्यादा है और पीने का पानी है ही नहीं। मतलब खेतों में पानी देने के लिए नहीं है, लेकिन पानी का वाटर टेबल बहुत हाई आ गया है। ये क्या इशू है? ये भी कहीं जुड़ा हुआ? जी, ये बहुत कुछ हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वही किसान क्या उगाना पसंद करता है, वीट, राइस, मेजर ये दो ही क्रॉप्स हैं जिनकी जो आपस में ऑल्टरनेट करती हैं। गेहूं ख़त्म हुआ तो चावल लगा दिया, चावल ख़त्म हुआ तो फिर गेहूं की तैयारी हो गई। और दोनों ही बड़ी वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं, दोनों को बहुत पानी चाहिए होता है। तो एक तो, लेकिन क्योंकि चावल के दाम ठीक हैं तो शायद इसलिए किसान की वो पहली पसंद रहता है कि वो MSP चावल भी लगाए। एमएसपी मिलता है उसमें, एमएसपी तो औरों में भी है पर शायद इसका बेटर है औरों के कंपैरिजन में। लेकिन वो चावल में ये भूल जाता है कि उसकी मिट्टी किस तरह की है, उसका पानी किस तरह का है, वो चावल के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो हम अपने एनवायरनमेंट के अनुरूप डिसाइड करें कि हमारे एरिया में कौन सी क्रॉप लगेगी तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे, तो हमारी मिट्टी बचेगी, हमारा पानी बचेगा। अब
कई जगह अंडरग्राउंड वाटर सलाइन है, उसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि खेती के लिए उपयुक्त नहीं है देने के लिए। तो नहर आजकल अवेलेबल है, नहर में पानी, तो किसान जो है ज़मीनी पानी यूज़ नहीं करता है, वो नहर का पानी यूज़ करता है खेती के लिए। तो जब मिट्टी में पानी जाएगा तो कुछ ना कुछ मिट्टी में से रिस्क के वो अंडरग्राउंड वाटर में भी जाएगा। तो एक ये रीज़न है कि वाटर टेबल हमारा अप होता जा रहा है, क्योंकि हम धरती में से निकाल नहीं रहे हैं पानी, उसमें डाल ही रहे हैं जी। तो और चावल, क्योंकि चावल को पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो भरपूर मात्रा में मिट्टी में पानी जाता है जो कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल में भी चला जाता है। और अगर आप कभी उसका दोहन नहीं करेंगे, कभी उसको निकालेंगे नहीं, तो वाटर टेबल तो उसमें अप ही जाती रहेगी। और इसका असर 1-2 साल में नहीं हो सकता, आगे 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली 1 मीटर पे भी पानी आ जाएगा, वाटर लॉगिंग वाली सिचुएशन भी आ जाएगी, फिर धरती एकदम यूजलेस हो जाएगी, फिर उसमें आप क्या ग्रो करेंगे। मैडम बहुत सारी जैसे मेरी खुद की ज़मीन है, मैं सुनता था अपने दादा से, पिताजी से, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे ना बहुत सारे ऐसे वो कहते किले, ये रई का किला हो गया, यानी कि अब यहाँ कुछ नहीं उगता। अब समझ में नहीं आया कि ये मतलब, लेकिन उसका कारण शायद वही है कि बार बार रोटेशन वही जो चलाई हमने। देखिए, जैसे आपने कहा था क्या प्लांट्स भी जीवित हैं, हाँ, तो मैं कहूँगी जैसे हम कहते थे ना कि कण कण में जीवन विद्यमान है, मिट्टी के भी कण कण में जीवन है, मिट्टी में भी लाइफ है, मिट्टी लाइफलेस नहीं है। मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, फंजाई है, जो कि मिट्टी को मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जो कि प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम जब कोई भी पौधा लगाएं मिट्टी के अंदर, चाहे वो हमारी क्रॉप है, चाहे पेड़ है, चाहे छोटा कुछ बेल लगाई है आपने, चाहे सब्जी की है, कुछ भी आपने लगाया है, तो जड़ों के साथ वो माइक्रोब्स रहते हैं, वो सूक्ष्म जीव रहते हैं, और वो एक इंटरडिपेंडेंस होती है प्लांट्स की और सूक्ष्म जीवों की आपस में। सूक्ष्म जीव पौधे से खाना लेते हैं बना बनाया, और बदले में वो मिट्टी से पोषक तत्व लेके और प्लांट्स को देते हैं। अब हमारी प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं कि फर्टिलाइज़र डाल दिया, नाइट्रोजन डाल दिया, फॉस्फोरस डाल दिया, तो प्लांट्स के लिए जो काम माइक्रोब्स करते थे, सूक्ष्म जीव करते थे, वो अब प्लांट को सूक्ष्म जीवों की ज़रूरत नहीं है, कि क्योंकि ऑलरेडी में मिट्टी में ऑलरेडी नाइट्रोजन अवेलेबल है, फॉस्फोरस अवेलेबल है, तो प्लांट तो माइक्रोब की हेल्प के बिना भी वो पोषक तत्वों को ले सकता है। तो धीरे धीरे क्या किया, प्लांट ने माइक्रोब्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया, और जहाँ मिट्टी फुल ऑफ लाइफ थी, अब वो लाइफलेस होती जा रही है। ऑर्गेनिक कार्बन है, हम स्टबल बर्निंग करते हैं, जो भी अवशेष रह गए उनको जला देते हैं, वो तो ऑर्गेनिक कार्बन है। अच्छा रहे कि अगर उसको खेतों में ही पड़ा रहने दिया जाए, वहीं वो डिकम्पोज हो, डिकम्पोजर्स का स्प्रे किया जा सकता है, तो वो ये सब मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की फर्टिलिटी, उसकी क्षमता, उर्वरक क्षमता खत्म होती जा रही है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स भी नहीं है और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी नहीं मैडम है। ये भी तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक जो अपने पराली का इशू है, और ये काफ़ी समय तक ये पॉलिटिकल इशू भी रहता है अपने हरियाणा पंजाब में खास करके। लेकिन किसान के साथ समस्या ये है कि वो जब अपनी फसल काट लेता है तो वो जो पराली बच जाती है तो उसको जल्दी से सोइंग करनी होती है। अगर उसको मैनेज करने लगे तो लेबर लगती है, उसका खर्चा बढ़ जाता है। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ ना कुछ पहल की है, पराली का भी एक कीमत रखी है ताकि किसान को बोझ ना लगे, और उसकी मैनेजमेंट में अब तो काफ़ी प्रयास हो रहा है, और किसान भी शायद अवेयर हो रहा है कि भाई आखिरकार अगर उसी खेत में जड़ाओगे तो आपकी जो ज़मीन है नुकसान तो उसी को पहुंचेगा, जिससे आपको अगली फसल भी लेनी है। देखिए, 1 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है ना मिट्टी की, उसको बनने में 500 से लेके 1000 साल तक लग सकते हैं। नेचुरल प्रक्रिया 1 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉयल बनने में, और वो सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों से पूर्ण होती है, उसमें सूक्ष्म जीव भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एक तो जब पराली जलाते हैं, आपने कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया उसको, सारे सूक्ष्म जीव मर गए उसमें से, केंचुए, किसान मित्र जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे मर जाते हैं। तो ये तो नुकसान है ही है। आजकल टेक्नोलॉजी भी ऐसी आ गई है कि पराली के साथ रहते रहते भी खेत में सोइंग की जा सकती है। अच्छा। और दूसरे, उसको काट के अगर वहीं डाल दिया जाए, एक तो जो सॉइल हम कहते हैं बेयर सॉइल है, कि वो एक्सपोज्ड है सन रेज में, सूरज की रोशनी उस पे, किरणें सीधे मिट्टी पे पड़ रही हैं, तो वो मिट्टी को ख़राब ही करेंगी।
मिट्टी को ड्राई करेंगी, क्रैक्स पड़ जाएंगे मिट्टी में। तो अच्छा है कि पानी की बचत का भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि उस पे पराली को बिछा दिया जाए और फिर डिकम्पोज़र का स्प्रे भी किया जा सकता है। मिट्टी में भी डिकम्पोज़र्स होते हैं, तो धीरे धीरे पराली जो है वो मिट्टी का ही पार्ट बन जाएगी और उसके खेतों में रहते रहते भी सीड सोइंग की जा सकती है। मैडम, एक गवर्नर साहब है, राज्यपाल हैं गुजरात के और महाराष्ट्र के, वो जहर मुक्त थाली की बात करते हैं। अभी जैसे जी। आपने कहा कि फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिसके कारण नुकसान वहाँ तो होता ही ज़मीन में, लेकिन मेन जो ह्यूमन बीइंग है वो जब उसको खाएगा उस फर्टिलाइज़र वाले उसको, तो उसके शरीर को भी नुकसान है। जी। तो जो आचार्य देवव्रत जी का एक जो सपना है, क्या वो संभव है? जहर मुक्त खेती की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, क्या वो अल्टीमेट सॉल्यूशन वही है? जी, बिल्कुल अल्टीमेट सॉल्यूशन वही है, आपने बिल्कुल सही कहा है और ये बहुत ही एक वायबल विकल्प ही यही है, इसके अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। क्योंकि केमिकल बेस्ड फार्मिंग तो हमने देख लिया कि केमिकल का यूज़ करके ना एनवायरनमेंट के लिए, ना प्लांट के लिए और ना हमारे खुद के लिए नुकसान ही नुकसान है उस चीज़ का। सो आचार्य देवव्रत जी नेचुरल फार्मिंग को बहुत प्रमोट करते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से और हमारे वाइस चांसलर सर प्रोफेसर राजबीर सिंह की प्रेरणा से हमने एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन नेचुरल फार्मिंग गर्ल्स के लिए यूनिवर्सिटी में भी शुरू किया है। जी। तो ये 6 महीने का कोर्स है जिसमें प्राकृतिक तरीके से बच्चियों को खेती करना सिखाया जाता है। तो इसमें एक तो इनपुट कॉस्ट ना के बराबर है क्योंकि बाहर से कुछ भी लाके हम नहीं डालते हैं उसमें, और इसमें एम्फेसिस होता है कि सॉयल में सूक्ष्म जीवों की मात्रा हम कैसे बढ़ाएं। प्रोडक्टिविटी में फ़र्क नहीं पड़ता मैडम? प्रोडक्टिविटी में देखिए, अगर आप बिल्कुल ही केमिकल से नेचुरल मेथड्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो इनिशियली 2-3 साल तो लग अच्छा। सकते हैं शिफ्ट होने में, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी में कोई असर नहीं होगा। बहुत सारे राज्यों में सक्सेसफुली ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है और चल रहा है। बाकी मैनेजमेंट तो आपको ऑन फार्म मैनेजमेंट के और तरीके जो हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। तो इसमें यही होता है कि आप जो भी फार्म का आउटपुट है, चाहे वो क्रॉप्स के अवशेष हैं, हार्वेस्ट के बाद जो बचा हुआ आपका मटेरियल है, प्लांट मटेरियल, उसको आप डिकम्पोज करके, चाहे आप उसको अलग से ड्रम में डिकम्पोज करें, चाहे आप उसको मिट्टी पे ही छोड़ दें और वहाँ डिकम्पोज होने दें, लेकिन उसको मिट्टी में ही आपको मिलाना है, उसको कहीं और आपने डंप नहीं करना है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हम क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे थे शुरू में। मीथेन गैस जो है, वेस्ट से बहुत मीथेन गैस निकलती है जो कि जिसकी की धरती का तापमान बढ़ाने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से भी 30-35 गुना ज़्यादा है। तो ये एक जो हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर वेस्ट टू वेल्थ, ये वेल्थ है एक्चुअली में, तो ये वेस्ट नहीं है। इसको अगर हमें सही तरीके से डिकम्पोज करना आ जाए तो ये धरती की उर्वरक क्षमता को और जितनी अच्छी मिट्टी होगी, जितनी उसकी पोषक तत्व उसके अंदर होंगे, उतनी ही अच्छी प्लांट की हेल्थ होगी। जी। अच्छा मैडम, ये हमारी हवा जो है खास करके सर्दियों में और खास करके नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, पंजाब में और हरियाणा में खास करके, क्योंकि हम तो नज़दीक हैं, AQI बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसका बताओ, क्या ये भी जलवायु परिवर्तन से सीधा कनेक्टेड है किसी रूप में? कुछ तो मौसमी बदलाव हैं और मैं तो नहीं कह सकती कि भाई ये पूरा जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो रहा है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे को मिलके चीज़ें बढ़ रही हैं कि एक तो ठंड है, ऊपर से कुछ ना कुछ असर जलवायु परिवर्तन का भी है, तो उससे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हवा ठंडी है, वो पॉल्यूटेंट्स को ऊपर नहीं जाने दे रही है, तो एक ठहराव की स्थिति आ गई है, ट्रैप हो गई सारे। इतने पॉल्यूशन हमारे यहाँ है, वेहिकुलर पोल्यूशन है, सब गाड़ियों का, पेट्रोल का, डीजल का, जो ये प्लांट्स के अवशेष हैं, इनको जलाने से जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो हमारे पॉल्यूटेंट्स के सोर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। पॉल्यूशन तो उसी स्पीड से हुए जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो कभी नहीं रुकती हैं, तो एक तरीके से डस्ट है, स्मोक है, वो सारा हवा में ट्रैप हो जाता है सर्दियों के दिनों में क्योंकि ठंडी हवा उसको ऊपर नहीं जाने देती है। अच्छा मैडम, आप यूनिवर्सिटी में बॉटनी के प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के, और आपने बहुत सारे इस पे चिंता व्यक्त, जो हमारी सरकार है, चाहे वो हरियाणा सरकार है, ज़िले में जिला प्रशासन है,
केंद्र में केंद्र सरकार है, बाकायदा इसके लिए मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, तो क्या वो इसको लेकर चिंतित नहीं है? और अगर वो चिंतित है, क्या इस पे कोई एक्शन प्लान बना हुआ है कि हम इस तरह से इस कंसर्न को एड्रेस करेंगे? जी बिल्कुल, चिंतित तो ज़रूर होंगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे लगता है साइंटिस्ट की भी है और गवर्नमेंट की है साथ में, कि और वो पॉलिसीज़ भी इसको लेके आते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जहाँ इकोनॉमिक्स आ जाता है, फ़ायदे नुकसान की बात आ जाती है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात आ जाती है, हम अपने लेवल पे लगाएं जहाँ हमारे कंफर्ट की बात आ जाती है, तो वहाँ सब हम एनवायरनमेंट को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। क्या एक्सपोर्ट होना है, क्या इंपोर्ट होना है। अगर राइस की वैल्यू ज़्यादा है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसी तरह की आएंगी कि वो राइस को प्रमोट करे, लेकिन डायरेक्ट सोइंग ऑफ सीड्स जैसे वो अल्टरनेटिव मेथड लेके आए हैं जिसमें कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। फिर वो किसानों तक भी उसी तरीके से उनको समझने की ज़रूरत है किसानों को, कि ये डायरेक्ट अगर आप सीड सो करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आइडियली चीज़ें होनी चाहिए वैसे नहीं होती हैं। प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं, आप कहीं भी देखें, जहाँ भी धान लगाए वहाँ खेत पानी का भरा ही खड़ा रहता है जी। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाने में और पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप है हमें वो भी तोड़ना पड़ेगा। उसमें भी मुझे लगता है कि सही तरीके से हमारे किसान अभी जागृत नहीं है कि खेती किस तरह से, किस फसल की, किस मौसम में, किस साइंटिफिक तरीके से कितनी ज़रूरत है। जैसे फर्टिलाइज़र्स की भी एक बड़ी समस्या, सिर्फ फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं है पर वो किस मात्रा में यूज़ में होते हैं। जो उनकी रिकमेंडेड डोज है उससे तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक यूज़ होते हैं। किसान को समझ तो है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो जो अपने घर के लिए खेती करते हैं वो उसमें वो केमिकल्स नहीं डालते हैं, फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, लेकिन जो उन्हें मार्केट में सेल करनी होती है उसमें वो डालते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए कमर्शियल एंगल तो है ही, उसको भी अपने आप को सस्टेन करना है। वो भी कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही संपन्न है, अपना गुजारा चला रहा है, तो जहाँ उसको ले लगेगा कि यहाँ फ़ायदा होता है तो वो ज़रूर वो प्रैक्टिस करेगा। आपने मैडम जागृति की बात की, तो अवेयरनेस कितना बड़ा रोल निभा सकता है जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े इशू को फिक्स करने में? देखिए, अवेयरनेस से ही चीज़ें सुधर सकती हैं। अगर हम रियलाइज़ नहीं करेंगे किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस, कि हमें ये लगता है कि ओ 1 डिग्री तो टेम्परेचर बढ़ा है या 1.5 डिग्री बढ़ा है या 2 डिग्री बढ़ा है, क्या इतनी बड़ी चीज़ है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मे बी इमीडिएटली हमें उतना नहीं पड़ रहा है जितना पोलर रीजन्स में पड़ रहा है। पोलर आइस मेल्ट हो रही है, पोलर बेयर को फ़र्क पड़ रहा है, सी टर्टल्स को फ़र्क पड़ रहा है, कोरल रीफ्स को फ़र्क पड़ रहा है। मे बी डायरेक्टली वो इम्पैक्ट अभी तक हमारे पास नहीं आया है, बट सूनर और लेटर ये तो इकोसिस्टम है जहाँ सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। असर हमें दिखाई देने लगा है और ये हमारे लिए एक चेतावनी होनी चाहिए कि अब हमें अपनी जो है तौर तरीके और अपनी प्रैक्टिसेस थोड़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर लेनी चाहिए। इसमें मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आइडियली 33% फॉरेस्ट एरिया किसी भी स्टेट में होना चाहिए और हरियाणा का आप 3.5% है तो ये कितना बड़ा इंडिकेटर है। और ट्रीज आर द ओनली सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में से कम कर सकते हैं वो सिर्फ ट्रीज ही हैं। उन पे हमारा कितना ध्यान है कि हम जंगल को बढ़ाएं। ऑलरेडी शिवालिक रेंज का जंगल है, चाहे अरावली रेंज का जंगल अरावली का है, तो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन हम कितना प्रयास करते हैं उनको बचाने के लिए। जहाँ फ़ायदे की बात आती है हम ज़रा सा भी नहीं झिझकते हैं पेड़ों को काटने में। तो जब तक ये सेंसिटिविटी ग्रास रूट लेवल पे नहीं आएगी, हमें ये रियलाइज़ नहीं होगा। सिर्फ एक फ़ोटो खिंचाने के लिए पेड़ नहीं लगाना हमें। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी ये एक बड़ा पार्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ गवर्नमेंट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट सपोर्ट से ही हम ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि फर्दर हम ये कहें कि अब क्लाइमेट चेंज अब तक जितना हो गया ठीक है, वी विल ट्राई टू अडेप्ट टू दैट, लेकिन अब आगे तापमान और ना बढ़े जी, इसके लिए हमें प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। जी। अच्छा मैडम, हरियाणा की अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो हरियाणा में एक तरफ करनाल है जहाँ कहते हैं कि ज़मीन वहाँ खेती बढ़िया होती है, और एक हमारी तरफ का एरिया है। हमारी तरफ का जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी आ गई हैं, तो क्या इंडस्ट्री के आने के कारण क्या
ज़मीन का पानी और हवा वहाँ का ख़राब होता है? ऑब्वियसली होता तो है ही। बिल्कुल होता है। अगर आप पूरे मतलब एक होता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, आप उसकी असेसमेंट करें कि आपकी इंडस्ट्री लगाने से उस जगह के एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा है। अगर यही चीज़ सही में हो जाए तो एक सुधरने की तरफ हमारा पहला कदम होगा। उसमें से क्या पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, क्या हवा में जा रहा है, क्या मिट्टी में जा रहा है, क्या पानी में जा रहा है। अगर पूरे एनवायरनमेंट मानकों के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसका पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करके अगर वो प्रोजेक्ट शुरू किया जाए तो डेफिनेटली दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं, प्रोग्रेस भी साथ साथ हो सकती है और एनवायरनमेंट भी बच सकता है। हालांकि कागज़ों में तो हर असेसमेंट होता है और कुछ हद तक वो लोगों का उसमें कंसेंट भी लिया जाता है, लेकिन उसको शायद और रोबूस्ट करने की ज़रूरत है। रॉबस्ट करने की ज़रूरत है, उनको उसको इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगेन आइडियली चीज़ें अलग हैं और प्रैक्टिकली अलग हैं, तो वो गैप हमें मिटाना पड़ेगा। गांव में जाते हैं मैडम, गांव के लोग फिर भी पेड़ों को लेकर के सेंटिमेंटल होते हैं, भाई पेड़ नहीं काटना, जी। पेड़ लगाना है। लेकिन शहर में मैं देखता हूँ कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, पेड़ कट रहे हैं, कटते रहने दो, हमारा घर सुंदर होना चाहिए, या फिर हमारे को बढ़िया रोड चाहिए, या फिर मतलब पार्क सुंदर चीज़ है, उसके लिए कितने पेड़ कटते। ऐसा क्यों है? गांव की सोच में और शहर की सोच में जलवायु परिवर्तन तो फ़र्क करता है, तो सभी को फ़र्क करता है, बल्कि शहर वालों को ज़्यादा करता है। हाँ जी, शहर में क्योंकि कंक्रीट का जंगल है, पेड़ पौधे कम हैं, इसलिए टेम्परेचर शहर में हमेशा गांव के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा ही मिलेगा। गांव के लोग अभी भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उनके प्राकृतिक एनवायरनमेंट में घर हैं, उनके खेत हैं, वो मिट्टी से जुड़े रहते हैं हमेशा, तो इसलिए उनके अंदर एक गांव की बनी है, बनियों को बनी भी बचाना खत्म हो रही है धीरे धीरे, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। ग्रेजिंग तो लैंड। हाँ। जी, जहाँ भी पंचायती लैंड है वहाँ पे पेड़ पौधे लगा देने चाहिए और बहुत से सरपंच लगाते भी हैं इस दिशा में, वो पहल करते भी हैं। लेकिन शहरों में वही है, सब आपाधापी में अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, किसी को टाइम नहीं है ज़्यादा एनवायरनमेंट के बारे में सोचने का। कभी वो पेड़ के पास जाएं, बैठें, किसी का बचपन पेड़ के साथ गुजरा हो तो उसको अटैचमेंट भी हो जाएगी उसी से। नहीं, बिल्कुल आपने कहा, गांव में कभी पीपल देव की पूजा होती है, उसको बल्कि देवता ही मानते हैं। नीम के बारे में बताते हैं कि नीम कड़वा बेशक होता है, लेकिन ये फ़ायदे, मतलब गांव में सेंटिमेंटल हमारे कहीं ना कहीं रिलीजियस वैल्यूज़ भी उनके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये भी एक कारण है। बिल्कुल, हर एक ट्रीज़ की मतलब एक तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो हर एक ट्री की होती है कि वो मिट्टी को बांधता है, पानी को हार्वेस्ट करता है, पक्षियों को आसरा देता है, फल फ्रूट देता है, छाया देता है, हवा को शुद्ध करता है। तो ये तो हर एक ट्री का ही करैक्टर होता है, हर एक ट्री की इम्पोर्टेंस है ये तो। लेकिन कुछ रिलीजियस ट्रीज़ हैं, कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाए जाते हैं, कुछ फलों के लिए लगाए जाते हैं, कुछ फूलों के लिए लगाए जाते हैं। तो किसी भी रीज़न से लगाया जाए ट्री, वृक्ष तो अपना काम करेगा, जो एनवायरनमेंट के लिए उसका काम है वो तो वो करता रहेगा। तो हमारे रीज़न अलग अलग हो जाएंगे उसको बचाने की, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैडम अब लास्ट में 2 सवाल। पहला सवाल, आपने कहीं बीच में मेंशन किया था कि हर 3-4 घंटे में एक स्पीसी इस पृथ्वी से लुप्त हो रही है, एक्सटिंक्ट, हर एक घंटा, हर 1 घंटा एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो रही है। बिल्कुल। क्या ऐसा समय आ सकता है इस तरह से चलता रहा तो जो ह्यूमन बीइंग है, क्या हम भी लुप्त हो सकते हैं? देखिए, एक प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का कि धीरे धीरे ऐसा, अभी चिंता की बात क्या है कि टेम्परेचर बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, पिछली शताब्दी में पूरे 100 सालों में 0.6 डिग्री बढ़ा और अभी 25 सालों में 1 डिग्री बढ़ गया। तो धीरे धीरे अगर ये रफ्तार इसी तरह से रही तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि हमारा सर्वाइवल शायद मुश्किल हो जाए। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत पुरानी थियरी है बायोलॉजी की, चार्ल्स डार्विन की, कि जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अच्छा मैडम, जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, फाइनली जब ये पब्लिश होगा तो वो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं और अवेयर होते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि हम ऐसे कौन से छोटे छोटे काम हैं जिनको हम अपना योगदान दें और इकोलॉजी को सेव करने में, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है
उसको एड्रेस करने में मदद कर सके? छोटे छोटे ऐसे क्या कर सकते? छोटे छोटे जैसे एक तो हम सोलर लगवा सकते हैं, देखिए। अच्छा। क्योंकि आप जितना कम पेट्रोल यूज़ करें, जितना कम डीजल यूज़ करें, जितना कम ये नेचुरल गैस यूज़ करें, कार्बन प्रिंट जिनको हम कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा जो बहुत डुएबल है और हमें करना चाहिए वो है वेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि वेस्ट तो हमारा डंप ही होता है। हम तो एक होता है डिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि वेस्ट टू वेल्थ, खाद बन सकती है जिसकी, और एक होता है प्लास्टिक वेस्ट हो गया, कांच हो गया, जो रिसाइकल ही होगा। तो हम एक तो इन दोनों को अलग अलग रखें, डिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को, और दूसरे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको घरों के अंदर भी बहुत आसानी से कचरे को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। एक तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन रोकता है, मीथेन, जैसे मैंने बताया था कि कचरे से मीथेन बहुत निकलती है। एक तो आप मीथेन का सोर्स हटा रहे हैं, मीथेन की मात्रा कम होगी जिससे एनवायरनमेंट में। दूसरा आपका कचरा प्रबंधन हो जाएगा और वो खाद में भी परिवर्तित हो जाएगा, जो कि हम कर सकते हैं। पेड़ लगाना, हरियाली रखना अपने चारों तरफ, और चाहे छोटा सा ही पैच हो। मैं तो ये कहूँगी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं, मतलब सिर्फ पेट भरना ज़रूरी नहीं है, पर पेट में जा क्या रहा है, वो कितना न्यूट्रिटिव है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आप ड्रम में लगाएं, अपनी छत पे लगाएं, छोटे से पैच में लगाएं, लेकिन अपनी सब्जी हर किसी को लगानी चाहिए। जी। तो ये थे डॉक्टर विनीता हुड्डा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। हमने आज जलवायु परिवर्तन के पॉडकास्ट सीरीज़ में, पहली पॉडकास्ट सीरीज़ में एक कोशिश की है उस टॉपिक के बारे में, उस विषय के बारे में बात करने की, जिसके बारे में अवेयरनेस भी अभी आम लोगों में कम है, लेकिन ये फ़र्क सभी को पड़ता है। और ये छोटे छोटे प्रयास, जैसे मैडम को मैंने कहा ना कि हम ऐसे कौन से छोटे छोटे प्रयास अपना काम करते करते कर सकते हैं, तो हमारा एक जो स्टेप है अवेयरनेस का, वो हमने आप कर दिया है, और आप उसको इम्प्लीमेंट करने में, कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में किसी भी रूप में अपना योगदान निभाएं तो बेहतर होगा। मैडम, आपने समय दिया और इतने मुश्किल से टॉपिक को बड़े आसान शब्दों में समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।